जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे बहुत से सवालात आते हैं कि बैंकिंग कोड के केसेस हम करते हैं, मैं डील करता हूँ, या उसका क्या वजूहात हैं कि बैंकिंग कोड के केसेस किस तरीके से हम जो है वो कैरी ऑन करते हैं। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात, इसमें सबसे ज़्यादा लॉयर्स, स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो इस बात में लेते हैं कि जो बैंक के कोड की ऑक्शन होती है, मतलब एक बंदे ने लोन लिया कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा के, उस मॉर्गेज के अगेंस्ट जब लोन आप पे बैक नहीं कर सकते, तो उस प्रॉपर्टी की जो है वो नीलामी होती है, जिसको हम ऑक्शन कहते हैं। और वो ऑक्शन किस तरीके से कंडक्ट होती है, मुझे भी रिसेंटली इत्तेफाक हुआ कि मैं एक बैंकिंग कोड के केस में कोर्ट ऑक्शनर अपॉइंट हूँ। मैं बैंकिंग कोड के काफ़ी केसेस में कोर्ट ऑक्शनर अपॉइंट हो चुका हूँ, और मुझे इसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। ये एक डिफरेंट सी है बड़ी, जो नए लॉयर्स हैं उनको बड़ा शौक होता है ऑक्शनर बनने का, या जो है वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने का। इसका प्रोसीजर अक्सर मेरे से पूछते रहते हैं। तो जी, इसका जो ऑक्शन होती है, इसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका होता है। जो उस रेलेवेंट कोर्ट का जज होते हैं, जैसे मैं अभी जो रिसेंट जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बैंकिंग कोड नंबर 6 के अंदर प्रॉपर्टी है। और इसका जो टाइटल था वो था HPL वर्सेस लसानी ऑटोज़। लसानी ऑटोज़ एक वर्कशॉप है जो बिस्मिल्लाह सोसाइटी के बिल्कुल करीब एक वर्कशॉप वाक़या थी। उस वर्कशॉप वाले बंदे ने यहाँ से जो है वो लोन लिया था HPL से। HPL को लोन वापस नहीं कर सका, जिसकी वजह से ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट के लोन वापस करने के लिए। इसकी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई थी, उस प्रॉपर्टी को मैं अपॉइंट किया, मुझे बैंकिंग कोड नंबर 6 ऑफ लाहौर ने, ज़फ़र नईम साहब जिसके जज हैं, कि मैं उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करूं एज कोर्ट ऑक्शनर बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ कोर्ट। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है। जो यंग लॉयर्स हैं वो इसको बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में। मैं भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका प्रोसीजर होता क्या है। इसका बड़ा सिंपल प्रोसीजर होता है। जो जज होता है, कोर्ट के जो ऑनरेबल जज होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं कोर्ट ऑक्शनर, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जज है वो आपको जो है वो अपॉइंट करेंगे, और वो अपॉइंट करके आपको जज के रीडर के थ्रू एक कॉल आ जाती है कि सर आप जो है वो बैंक ऑक्शनर अपॉइंट हो चुके हैं फ़लाँ फ़लाँ केस में। जैसे मेरे वाले में HPL वर्सेस लसानी ऑटोज़ था, और अब इस ऑक्शन को कंडक्ट करना, आप काइंडली आके हम अपनी रोप का रिसीव कर लें। तो इसमें जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हम बैंकिंग कोर्ट में जाते हैं, उसके एलमत के पास जाके, उसके रीडर के पास जाके, बैंकिंग कोड नंबर व्हाट्सोएवर द नंबर इज़, हम जाके उनको कहते हैं कि जी आप मुझे कॉल आई थी और मैं यहाँ का कोर्ट ऑक्शनर अपॉइंट हुआ हूँ, इस फ़लाँ टाइटल में मुझे इसकी रोप कार इशू कराएं। वो बैंक का जो रीडर है या एलमद है, उसने रोप कार आपके नाम की बना के रखी होती है। वो रोप कार आपके नाम की इशू करता है, जिसमें आपका नाम और अमाउंट टोटल जो बैंक ने आपको देनी होती है टू कंडक्ट द ऑक्शन, वो लिखी होती है। और उसमें जो है वो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग भी लिखी होती है। अच्छा, रोप कार के साथ एक चीज़ अटैच्ड होती है जिसको कहते हैं फ़र्द तलीका। फ़र्द तलीका में उस प्रॉपर्टी का पता लिखा होता है कि वो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली किस जगह पे है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये वाला जो है मामला, जो प्रॉपर्टी को जिस जगह पे मैं पेश हुआ हूँ, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो ये जी, अगर कैमरा फोकस करे तो जी, ये मेरा नाम लिखा है, मोहम्मद मुक़सिद सलीम, एडवोकेट हाई कोर्ट, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कोर्ट ऑक्शनर। और इसको अगर हम उर्दू में देखें तो ये रोककर इसकी इस तरह की इशू होती है, जिसमें ये सामने मेरा जो है वो नाम लिखा हुआ है। ये आप देखें कि यहाँ पे मेरे उर्दू में नाम लिखा हुआ है, मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, और साथ में जो है वो अमाउंट लिखी है जितनी मुझे मिलेगी, 40,000, 10,000 खर्चा, 50,000। ये वेरी करती है जज टू जज या केस टू केस, प्रॉपर्टी की वर्थ के हिसाब से आपको मिलती है। इसमें ये जी मुझे रोपकार मिल गई मेरे नाम की, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि जो है वो मेरा नाम लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट लिखी हुई है कि कितनी अमाउंट की आपको जो है वो मिलेगी। और तीसरा जो है वो फ़र्द तलीका साथ में होती है। फ़र्द तलीका कहते हैं जहाँ पे सॉरी जी, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी वॉइस की। अच्छा, फ़र्द तलीका कहते हैं जहाँ पे आपको जो है जिस जगह जिस प्रॉपर्टी को आपने नीलाम करना है या ऑक्शन करना है,
उस प्रॉपर्टी का जो पता होता है उसको फ़र्द तरीका, उस फ़र्द तरीका पे उसका पता लिखा होता है। आप देखें कि ये मुझे फ़र्द तरीका और मुझे रोप कार्ड मिली जिसमें लिखा हुआ है कि मुक़सिद सलीम को अपॉइंट किया गया है। मुझे यहाँ पे 23 जून 2020 में 23 ऑफ 6th मंथ ऑफ 2020 में मुझे अपॉइंट किया गया एज कोर्ट ऑक्शनर, और मुझे 50,000 इसके लिए HPL ने देने थे। और HPL को मुझे ये रोप कार्ड आई, मैंने रोप कार्ड लेकर मैंने साथ ही इसका इमीडिएटली एक सेम डेट का 23/6/2020 का, ये जी मैंने इसको, ये आप देख लें जी डेट 23/6/2020 का मैंने अपने मोहम्मद मुक़सिद सलीम एडवोकेट हाई कोर्ट अपने नाम से एक अपने लेटर पैड के ऑफिस के लेटर पैड पे मैंने एक डिमांड नोटिस जारी कर दिया HPL बैंक को, जिसमें लिखा हुआ था कि जी आई हैव बीन अपॉइंटेड कोर्ट ऑक्शनर इन केस टाइटल्ड HPL वर्सेस लसानी ऑटोज स्टोर एक्सेट्रा, एग्जीक्यूशन नंबर 94/E/2018, लर्नर जज बैंकिंग कोड नंबर 6 वाया ऑर्डर डेटेड 20/6/2020, कॉपी इज रोपकार एंड ऑर्डर डेटेड 20/6/2020 आर अटैच्ड, मोहम्मद मुक़सिद एडवोकेट। ये मैंने HPL के उस ब्रांच के मैनेजर के नाम पे एक डिमांड नोटिस अपने लेटर पैड पे इशू कर दिया कि मुझे इसके एवज़ 50,000 का चेक इशू किया जाए जो मैंने आपकी ऑक्शन कंडक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये मैंने एक चीज़ लिख के इशू कर दी। इसके बाद जी अगर हम थोड़ा आगे चलें तो इसके बाद ये होता है कि हमने जब डिमांड लेटर इशू करते हैं तो मुझे विद इन अ वीक इसकी पेमेंट हो जाती है। मुझे थ्रू चेक मेरे नाम का चेक इशू हुआ 50,000 का, जिसमें जो है वो मुझे HBL ने मुझे आके वो चेक रिसीव करा दिया और मुझे अपनी जो ऑक्शन की फ़ीस अदा कर दी। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो ये था कि मुझे जज ने पिछली जो मैंने पहली रोप कार ली थी उसमें डेट दी हुई थी कि मैंने नेक्स्ट डेट पे जो डेट बनती थी 21/9/2020 मुझे 23/6 को मिला, और 21/9/2020 को मैंने एक स्केड्यूल जो है वो सबमिट कराना था। इसे एक डेट पहले भी मिली मगर वो डेट में कोई मसले की वजह से वो एक फर्दर डेट ऐड ऑन हो गई, और इसकी ऐड ऑन होने की वजह से मैंने जो है वो 21/9/2020 में जो है वो सबमिट कराया कोर्ट में। अपना जो स्केड्यूल होता है वो मैंने कोर्ट में 21/9/2020 में सबमिट कराया, जिसके अंदर मैंने लिखना था कि मैंने इसकी तमाम जो ऑक्शन की शराइत होती हैं उन तमाम शराइत को मैंने वाज़ह करके लिखना था कि वो शराइत क्या हैं जिनके बेसिस पे मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करूँगा। अब जी अगर मैं देखा जाए तो फ़र्द तरीका पे जो एड्रेस था वो इस प्रॉपर्टी का वो एग्जैक्टली जो है वो बिस्मिल्लाह सोसाइटी है मनावा एरिया में। उस बिस्मिल्लाह सोसाइटी के ऑपोजिट एक छोटी सी सोसाइटी है। उस सोसाइटी के अंदर एक घर बना हुआ है, 4 मरले का एक प्लॉट है और 4 मरले का एक कंस्ट्रक्टेड हाउस है। टोटल 8 मरला कुछ वो प्रॉपर्टी है जिसका मुझे ऑक्शन अपॉइंट किया गया, और मुझे हुक्म दिया गया जज की तरफ से कि मैं इसके ऑक्शन के इश्तेहार बना के, जो तरीका होता है कि आप जब भी आप ऑक्शन अपॉइंट होते हो, कोई भी ऑक्शन होती है पूरी दुनिया में, उसका जो एक ऐड होता है या उसका जो इश्तेहार होता है वो आप हमेशा जो है वो बैंकिंग कोर्ट में, आप जो है वो बैंक्स के अंदर, आप कोर्ट के अंदर, आप मेस एरिया के अंदर, आप जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे एज मच एज पॉसिबल आप किसी की ड्यूटी लगाते हो कि वहाँ पे वो पेस्ट कर दिया जाए। तो मेरा जो एडवर्टाइजमेंट थी, जो मेरा आप समझ लें कि मुझे जज ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने इसकी एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है और कोर्ट में सबमिट करानी है। पहले कोर्ट अप्रूव करेगी फिर आप उसकी पेस्टिंग करोगे। तो मैंने उसकी एक एडवर्टाइजमेंट बना ली, और एडवर्टाइजमेंट बना के जिसमें उसका पता, उसकी टोटल जो अमाउंट है वो लिख ली। जैसे आप देखें कि इसकी तफसील जायदाद में लिखा हुआ है। ये मैंने इस तरह का इसका एक इश्तेहार बनाया जिसमें नीचे जो है वो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये आप मेरा नाम पढ़ सकते हैं, और ये इश्तेहार बराए यहाँ की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये ऑक्शन की जो है एड्रेस है, और ये जो है मेरा नाम लिखा हुआ है नीचे, और इस तरीके से मैंने इसमें तमाम शराइत लिख के मैंने इसको करा दिया। इसमें शराइत आप देख ली जाए तो ये थी कि एक जायदाद नंबर 1 रकबा दादादी 4 मरला 158 मुरबा फुट, दस्तावेज़ नंबर 6890 बही नंबर 1 जल्द नंबर 300-123 बतारीख 24/4/1989 सब रजिस्ट्रार लाहौर कैंट, इंतकाल नंबर 1862 वाक़या बिस्मिल्लाह कॉलोनी मौज़ा मनावा लाहौर। मनावा में ये प्रॉपर्टी है। मैंने इसका एड्रेस पढ़ा है, इसमें जो तमाम लिखा हुआ था खर्चा मुकदमा जो है टोटल डिग्री मतलब टोटल जो है वो अमाउंट है वो 9,21,000 और 75 रुपीज़ है। मतलब ये प्रॉपर्टी है इसकी वर्थ अराउंड 80 लाख है,
मगर जो इसकी अमाउंट है, जो इस अमाउंट के एवज़ इन्होंने कर्ज़ा, इन्होंने अपनी जो घर है वो मॉर्गेज किया था या अपना घर जो है गिरवी रखवाया था बैंक को, वो अमाउंट है जी कोई 9.5 लाख रुपए की। तो 9.5 लाख रुपए बैंक ने रिकवर करने हैं, बाकी जो सारी अमाउंट होती है वो चली जाती है एज इट इज़ जो है वो मालिक के पास, या जो भी उसमें बिडर होता है जो पैसे देता है, तो आप उसके थ्रू इनके मालिक के पास चली जाती है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ तारीख़ नीलाम, मैंने इसमें जब ये ऐड बनाया तो उसमें तारीख़ नीलाम मतलब जो डेट ऑफ ऑक्शन है वो 26 अक्टूबर 2020 जो आज है 26/10/2020 आज की डेट का मैंने इसमें स्केड्यूल दिया, और इसमें मैंने टाइम लिखा कि बरोज़ पीर मौका बवक़्त 2:30 दिन के टाइम में ये कंडक्ट की जाएगी। और शराइत इसमें ये थी कि नीलाम में हिस्सा लेने से कबल हर बोली धंधा को ज़ेरे दस्तकी के पास मबलग 1 लाख रुपए ज़र ज़मानत बसूरत पे ऑर्डर जमा करवाने होंगे, जो कि नाकाम बोली धंधा को नीलामी के इख्तियार पर वापस कर दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा बोली धंधा के नाम नीलामी ख़त्म की जाएगी। मतलब ये कि नंबर 1 ये कि जो लोग वहाँ पे नीलामी में हिस्सा लेना चाहेंगे, वो पहले मैं जिस तरह आज ऑक्शन पे गया, तो जो लोग वहाँ पे जो ऑक्शन है या नीलामी है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कोर्ट ऑक्शनर कि मैं वहाँ पे एक हाज़िरी शीट बना के लेके जाऊँ। हाज़िरी शीट का मतलब है जिसमें लोगों की हाज़िरियाँ लूँ कि कौन कौन से बंदे वहाँ पे प्रेजेंट थे। आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन 10 लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे जिनकी मैंने हाज़िरी ली, उनके मैंने साइन अंगूठे लगवाए। इस तरह की एक हाज़िरी शीट वहाँ पे मैंने आज 26/10/2020 थी। मैंने कोर्ट में जो अपना ऐड सबमिट कराया था वो मैंने 26/10/2020 के तहत कोर्ट ने अप्रूव किया, और मैंने 26/10/2020 के इश्तिहार हर जगह लगा दिए। उसके अकॉर्डिंग 26/10/2020 को मैं वहाँ पे पहुँचा। मेरे साथ बैंक की जो टीम थी, जो बैंक मैनेजर था जो इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहा था, जिनका लोन इस बंदे ने उतारना था, जिसकी प्रॉपर्टी थी, वो मेरे साथ वहाँ पे पहुँचा, और मैं अपनी टीम के साथ, और वो वहाँ पे हम लोगों ने जाके वो ऑक्शन को कंडक्ट किया। उस ऑक्शन के अंदर बड़ी ज़रूरी बात देखने वाली है कि उस ऑक्शन के अंदर हमने करना क्या है। यंग लॉयर्स पूछते हैं कि जी, मुझे भी ये कन्फ्यूजन होती थी कि हम इसमें ऑक्शन किस तरह कंडक्ट करेंगे। बड़ी सिंपल प्रोसीजर है। एक आपने जिस तरह की हाज़िरी शीट बना लेनी है, ये हाज़िरी शीट है, इसके अंदर तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद होंगे, बेशक वो विटनेस हो या वहाँ पे कुर्सियाँ लगाई हो, जितने लोग बैठे हैं आपने उनका नाम लिखना है, उनके जो है अंगूठे लगवाने हैं और उनका नाम लिख के साइन करवा देने हैं, और उनके जो नंबर ले लेना, जो आपको नंबर दे सके अपना। ये हाज़िरी शीट बनती है। हाज़िरी शीट के बाद जो है वो इनके नाम के आगे आप लिख लेते हैं कि कौन से बंदे ने कितनी बोली लगाई। अब इसमें होती हैं, उसके बाद होती हैं शराइत। शराइत का मतलब है कि जो हमने अपने रूल्स डिसाइड किए हैं ऑप्शन को कंडक्ट करने के, वो हम इसके बाद जो है वो आगे लेके आते हैं, और हम इसकी उनको मद्देनज़र रखते हुए, कीपिंग देम इन माइंड, वी हैव टू कंडक्ट आवर ऑक्शन। हमें अपनी ऑक्शन उनको मद्देनज़र रखते हुए करनी है। और इसमें मैंने जो शराइत इसमें की थी, जो जज साहब ने मंजूर कर ली, वो ये थी कि नीलाम में हिस्सा लेने से कबल हर बोली दहंदा को ज़ेर दस्तकी के पास मबलग जो भी कोर्ट ऑक्शनर होगा उसके पास, जो हर बंदा जो नीलामी में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, ये जो बिडर है, उसको 1-1 लाख रुपया वाया पे ऑर्डर या कैश सबमिट कराना था मुझे। मैं कोर्ट ऑक्शनर की तरफ, मैं और मेरी टीम को 1-1 लाख रुपया, जितने वहाँ पे बिडर्स मौजूद थे उन्होंने 1-1 लाख रुपया हमें सिर्फ ऑक्शन में पार्टिसिपेट कराने का सबमिट कराना था, जो उनको काबिल वापसी होगा जब ऑक्शन कंक्लूड कर जाएगी। उनमें से जो सक्सेसफुल होगा उसका रख लिया जाएगा, बाकी सबको 1-1 लाख उनका वापस कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये थी कि इसकी मिनिमम अमाउंट, जो स्टार्टिंग बिड है या जो स्टार्टिंग बेंचमार्क था, या जो अमाउंट थी जिससे ये बोली स्टार्ट होनी थी, वो 25 लाख रुपया मैंने रखी। और 25 लाख रुपया जिसमें ये लिख सकते हैं शराइत नीलाम, आप ये देख सकते हैं कि सरकारी बोली 25 लाख रुपया, सरकारी बोली रेज प्राइस 25 लाख रुपया होगी। इससे कम कीमत की बोली ना होगी, मतलब 25 लाख रुपया मिनिमम बेंचमार्क है। अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट 80-85 लाख रुपीज़ की है, और 25 लाख रुपया इसकी बेसिक अमाउंट रखी है, जिसमें से 9 लाख रुपया जो है वो बैंक को जो मॉर्गेजर है उसने वापस करना है। अब 25 लाख रुपया जो है वो उसकी रखी, और जो बंदा वहाँ पे, दूसरी शर्त ये थी कि 25 लाख रुपया जो बंदा मौजूद होगा वो 1 लाख रुपया कैश मुझे सबमिट कराएगा। तीसरी शर्त इसमें देखें जो मैंने इसमें लिखी थी, वो ये थी कि कामयाब होने वाला जो बिडर होगा, जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा, देखें 10 लोग बैठे हैं, उन 10 लोगों में से मुझे एक बंदे ने, 10 लोगों ने मुझे 1-1 लाख रुपए पहले सबमिट करा दिया। मैंने उन सब के नाम के आगे 1-1 लाख लिख के उनको एक रिसीविंग दे दी अपनी स्टैम्प के साथ कि मैंने आपके 1-1 लाख रुपए रिसीव कर लिया, और मैंने और मेरी टीम ने अपने हाथ में रख लिया। उसके बाद वो जो बिडर है
उनमें से बिडिंग स्टार्ट होगी। मैं कहूँगा जी अब मैंने जिस तरह आज कंडक्ट की, अब शाम का टाइम में वापस आया हूँ, तो उसमें ये हुआ कि जी हमने कित प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं, ऊंची आवाज़ में बताते हैं कि जी ये बंदे मौजूद हैं, आप बताएं कि जी बिड को स्टार्ट करता हूँ मैं ऑप्शन को, नीलामी को स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो है वो 25 लाख रुपए की रेजिंग बिड है, इससे ऊपर कौन लेके आएगा। अब जो बंदा 26 लाख लगाए, कोई 28 लाख लगा रहा था, कोई 30 लाख लगा रहा था, कोई 35 लाख, कोई 40 लाख, कोई 45 लाख, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको 25% ऑफ द बिडिंग अमाउंट ऑफ द फाइनल अमाउंट ही हैज़ टू सबमिट, ही और शी हैज़ टू सबमिट विद द ऑक्शनर। अब वो जो 25 लाख, अब वो जो 25% है, जो मैक्सिमम अमाउंट है, फॉर एग्जांपल आप देखें 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, इसकी बिड डिसाइड होती है 1 करोड़ रुपया। अब वो 1 करोड़ रुपए की 25% बनता है 25 लाख, उसको 25 लाख रुपए का कैश पे ऑर्डर या चेक मौके पे मुझे सबमिट कराना होगा। ऑक्शनर को सबमिट कराना था, या ऑक्शनर को सबमिट कराना होगा, जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा अपनी शराइत के हिसाब से। मैंने 25% लिखा था, 25% का मतलब है करोड़ का 25 लाख रुपया मुझे सबमिट कराना है। जो भी सक्सेसफुल बिडर था 1 लाख रुपया शुरू में सबमिट कराना है, उसके बाद जो सक्सेसफुल बिडर होगा उसको 25% उसी टाइम में मेरे हवाले करना है। तो मतलब ये कि जो ऑक्शनर होगा उसको 25% उस टाइम पे मिल जाता है, और वो 25% की रिसीविंग बना के उसको देता है, और उसका पे ऑर्डर या चेक जज के नाम का, कोर्ट के नाम का बनता है। मतलब बैंकिंग कोर्ट नंबर 6 का मैं ऑक्शनर था, तो बैंकिंग कोर्ट नंबर 6 का नाम का चेक बना के वो अपने ऑक्शनर को वकील साहब के हवाले कर देगा, और वहाँ पे जाके यहाँ पे बिड क्लोज हो जाएगी। जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको जो बिडर होगा वो बता देगा कि जी मैं आपको जो है वो मैं ये प्रॉपर्टी आपको सेल करना चाहता हूँ, और ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हाईएस्ट बिड थी, तो आप सक्सेसफुल बिडर है, मैं ये पैसे कोर्ट में सबमिट कराता हूँ, और जज साहब की अप्रूवल के बाद इस तमाम डील को मैं फाइनलाइज करता हूँ। ये एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू बिड कंक्लूड होती है, फिर जज को सबमिट कराते हैं। उनके पास 6 मंथ्स के अंदर जो है वो, उससे पहले पहले जो है उनको कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ टाइम गिवन इन द कोर्ट, इन द लॉ, जो उनको प्रोवाइडेड होता है, जिसमें वो अपील कर सकते हैं इन द बैंकिंग कोर्ट और इन द हाई कोर्ट इफ बैंकिंग कोर्ट डज नॉट लिसन टू देम। और वो जैसे ही अपील का टाइम खत्म होता है वो उसको क्लोज करते हैं डील को, और वो तमाम बाकी जो 75% अमाउंट रिमेनिंग होती है वो भी उनको कोर्ट में सबमिट करानी पड़ती है। ये जी एक बिडिंग का प्रोसीजर होता है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब मैंने बिड की, जब मैं बिड करने के लिए वहाँ पे गया, और जब मैंने वहाँ पे ये नीलामी को कंडक्ट किया, तो कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे आज ये हुआ कि जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे उनकी तमाम जो अहले इलाका थे, अहले मोहल्ला कह लें, अहले जो घर था वहाँ के अंदर के तमाम मर्द औरत वहाँ पे आके जमा हो गए। वहाँ के मर्द औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी हमारी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती, हम इसको नहीं होने देंगे। क्योंकि मैंने उनकी गली में इश्तेहार पहले लगवाए हुए थे, मुझे पता था कि इश्तेहार उन्होंने फाड़ के फेंक दिए हैं। तो क्योंकि टीम साथ होती है, आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ जाते हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको चाहिए कि अकेले मत जाए इस तरह की जगहों पे। आप जब ऑक्शन कंडक्ट करने जाते हैं, तो जो मेरे साथ बैंक मैनेजर था, मैं था, मेरी टीम थी, मेरे एसोसिएट्स थे, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे ये हुआ कि वो बड़ी एक तमाशा सा लगा। वहाँ पे लोगों ने शोर मचा दिया। सारी बात है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो बंदा रोता है। उनकी औरतों ने आके रोना शुरू कर दिया, उनके मर्दों ने रोना शुरू कर दिया, उन्होंने मिन्नतें करना शुरू कर दी, प्रॉपर्टी आपके पैसे वापस कर देंगे, बैंक को दे देंगे, आप प्लीज़ ये ऑप्शन ना करें। तो हम लोगों ने अपने लॉयर को भेजा हुआ है, तो इसको स्टे ऑर्डर जो है वो आप काइंडली जो है वो हमें स्टे मिल जाता है, अभी हमें स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, तो आप स्टे ऑर्डर लेके चले जाएं। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उससे पहले आपकी पेमेंट हो चुकी होगी, नेक्स्ट टाइम आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह ये उन्होंने हमें एश्योरेंसेस दी, और उसके बाद बिड जो है वो खैर हम जिस तरीके से हमने करनी थी वो हम अपनी इख्तिताम तक पहुंचा के वहाँ से मैं आ गया। तो मैंने ये सोचा कि आपको प्रोसीजर, तो प्रोसीजर बेसिकली होता है कि आपको जब कॉल आती है, मैं एक इसकी समरी दे दूँ, जब कॉल आती है बैंकिंग कोर्ट से, तो सबसे पहले आपको रोप कार्ड इशू होता है। रोप कार्ड के अंदर लिखा होता है आपका नाम, टोटल अमाउंट जितनी आपको जो बैंक है या जो भी आप जिसके भी आप जो भी आपका क्लाइंट है उसने आपको देनी है, वो कोर्ट डिसाइड करती है, वो कोर्ट में सबमिट होता है, कोर्ट से आपको मिलता है। उसको रोप कार्ड के साथ आपको मिलती है फ़र्द तलीका। फ़र्द तलीका में तमाम पता होता है प्रॉपर्टी का, जैसे यहाँ पे बिस्मिल्लाह सोसाइटी के पास मनावा वाले एरिया में था, ये तमाम चीज़ जो है वो फ़र्द तलीका में लिखी होती है। उसके बाद जी आपको डिमांड लेटर आप लिखते हैं अपने लेटर हेड पे इन द नेम ऑफ द बैंक, कि आप अपने मुझे जो इतनी अमाउंट डिसाइडेड है, मेरे 60,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी होती है, 5-10 लाख की भी होती है, आप मुझे सो अमाउंट आप मेरे नाम का चेक बना के मुझे दें, ताकि मैं आपकी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करूँ। जब आपको चेक मिल जाता है, आप उसकी जो है वो रिसीविंग देते हैं। रिसीविंग के बाद आप कोर्ट में नेक्स्ट डेट में अपेयर होते हैं। अपेयर होकर आप अपना एक प्रपोज्ड स्केड्यूल बना के कोर्ट में देते हैं। प्रपोज स्केड्यूल जब बन जाता है, कोर्ट से वो अप्रूव होता है, तो आपका उसके इस तरह के आप इश्तेहार बना के, जिसमें आपका नाम लिखा हो और आपका इश्तेहार लिखा हो, वो इश्तेहार आप तमाम पब्लिक प्लेसेस में आप अवीज़ा करते हैं, आप उनको पेस्ट करवा देते हैं।
एज सून एज दे गेट पेस्टेड, आप उसके ऊपर टाइम और डेट लिखी होती है ऑक्शन की कि 26 अक्टूबर 2020 में ये जो है ऑक्शन कंडक्ट की जाएगी 2:30 बजे के करीब। उस बजे एग्जैक्ट उतने बजे आपने वहाँ पे जाना है बैंक की टीम के साथ, और आपने जाके वहाँ पे एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपने वो ऑक्शन कंडक्ट करनी है। जो भी हाईएस्ट बिडर होता है उसकी शराइत के मुताबिक, शराइत जो जज ने मंजूर की होती है, मैंने शराइत रखी 25% डाउन पेमेंट, 1% 1 लाख रुपया कैश, और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो बाद में 25% डाउन पेमेंट ऑफ द फाइनल अमाउंट। जो भी इसमें से जो सक्सेसफुल बिडर होता है उसके नाम पे डील क्लोज होती है। बैंकिंग कोड में आप के नाम का वो आपको चेक देता है, वो चेक आप बैंकिंग कोड में सबमिट कराते हैं। मैं बैंकिंग कोड नंबर 6 की मैंने की, HPL वर्सेस लसानी ऑटोस की ऑक्शन, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। हमेशा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि आपका पब्लिक से इंटरेक्शन होते हैं, पब्लिक आपको तरह तरह के बहाने देती है। जो डिफॉल्टर्स होते हैं बैंक के, जो पैसे नहीं देते बैंक को वापस, वो लोग भी तरह तरह के बहाने सोच के रखते हैं कि हम इसको अवॉइड कैसे करें, हम अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाएं, और एज मच एज कि वो आपको जो है वो किसी किस्म का खतरा और आपको जो है वो धमकियां भी देते हैं कि हम आपको ऑक्शन कंडक्ट नहीं करने दी जाएगी। जैसे मैंने आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं जब आज ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, 8 मरले का घर था, और ये सारा जब मैं ये ऑक्शन करने के लिए गया टीम के साथ, तो वहाँ पे उनकी औरतों ने और मर्दों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, और काफ़ी वहाँ पे तो तूफ़ान बदतमीज़ी हुई। तो हमें सिचुएशन बड़ी मुश्किल से हैंडल करनी पड़ी। हैंडल करके हम अपना जो भी तरीका था उसको इख्तिताम पे ऑक्शन को पहुँचा के वहाँ से निकले। और मैंने आके सोचा कि क्योंकि यंग लॉयर्स जो होते हैं, इनको इन बातों का नहीं पता होता, वो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि ऑक्शन को कैसे कंडक्ट कराते हैं, लोकल कमीशन कैसे जो है वो आप कैरी ऑन करते हैं। मैंने अब जब ये आप ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सक्सेसफुल बिडर होता है, उसकी रिपोर्ट बना के कोर्ट में देते हैं कि ये बंदा था, इसकी रिपोर्ट मैंने आपको सबमिट करा दी है, सब ने इतनी बिड लगाई, मुझे हाईएस्ट बिडर ये मिला, मैंने आपको दे दिया, ये उसके अमाउंट है, इसको क्लोज या ओपन करते हैं। अब वो जज की मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, डिक्लाइन करे, बट नॉर्मली 80% केस में एक्सेप्ट करते हैं। बंदे के पास राइट ऑफ अपील होता है इन द बैंकिंग कोर्ट और इन द हाई कोर्ट इफ़ दे वांट टू परस्यू इन दैट केस। अदरवाइज जो है वो क्लोज हो जाती है डील, और जो बायर होता है उसको उसकी अमाउंट, इसमें फ़ायदा होता है कि जो भी बायर्स हैं उनको एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो भी इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनकी अमाउंट, उनको अच्छे पैसे, उनके अपने अच्छे पैसे बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो इसकी मिनिमम अमाउंट होती है, जो बेंचमार्क होता है, वो बड़ा लेस होता है। तो अगर उस टाइम पे जो भी मौजूदा जो बिडर्स होते हैं, उन बिडर्स में से डिसाइड करना होता है ऑक्शनियर ने कि कौन सा बंदा, कौन सा बिडर जो है वो सबसे हाईएस्ट है। तो फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख उसका हाईएस्ट बिडर है, और कोई बंदा वहाँ से उससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो द ऑक्शनियर अगर उसको लगे, उसके पास एक चांस होता है कि वो उसको डिक्लाइन करता है, नहीं नेक्स्ट ऑप्शन रख सकता है। लेकिन नॉर्मली इस तरह नहीं होता। तो अगर वो ऑक्शनियर बेहतर समझे तो वो 50 लाख की प्रॉपर्टी को बेच दे। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज लेने में। तरह तरह के आपको फ़ोन आते हैं क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट लगती है। मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि सर जी हम आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हम ये लेना चाहते हैं, हम ये इसके अंदर इन करें। तो ये बड़े इस तरह के मामला होते हैं। फिर वहाँ पे आपको इस तरह की जो है वो रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ती है। लोग आपको तरह तरह के बहाने देते हैं, कभी स्टे ऑर्डर आ जाता है, कभी कुछ आता है। एनीवेज इस तरह की जी, इस तरीके से हम लोग जो है, में से काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे थे यंग लॉयर्स ने कि हम ऑक्शन कैसे कंडक्ट करते हैं। ऑक्शन ऐसे कंडक्ट होती है, फिर ये जो है सारी सबमिट हो जाती है कोर्ट में, और ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं। अब इसी तरीके से लोकल कमीशन का बड़े लोग पूछते हैं, लोकल कमीशन कैसे कंडक्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में लोकल कमीशन की भी एक जो है ना बेहतरीन सी रिपोर्ट और आपको इस तरीके की एक अपडेट दूँ कि लोकल कमीशन को कैसे कैरी ऑन करते हैं, प्रॉपर्टी पे जाके मौके पे विजिट कैसे करते हैं, एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिहेव कैसे करते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस था, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। आज मैं इसके साथ जो है वो तमाम ये जो ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन, क्योंकि इसके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर आ गया था, वहाँ पे बड़ा मामला ख़राब हो गया, स्टे ऑर्डर आया, तो मैं उसको मुलतवी करके जो है वो नेक्स्ट डेट के लिए पेंडिंग छोड़ के आ गया। 2/11 तक स्टे ऑर्डर है इसका, नेक्स्ट महीने के 2 तारीख तक। तो उसके बाद ये ऑप्शन दोबारा कंडक्ट होगी। तो मैं ये तमाम तफसीलात इसके बारे में, जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो मैं इसकी तस्वीरें साथ लगा रहा हूँ। साथ में मैं अपनी जो है वो रोप कार, अपनी जो है फर्तली का, आपकी रोप कार, मेरे नाम के एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं साथ में लगा रहा हूँ। जो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो ऑब्वियसली वो तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं, मगर आप जो हैं वो अपने साथ में तस्वीरें, वीडियोस कोशिश करता हूँ वो लगाऊं, क्योंकि मैं वहाँ पे सबको रिकॉर्ड कर रहा था ताकि कुछ इस तरह की बदतमीज़ी ना हो जाए कि किसी के लिए भी कोई मसाइल बने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सबको रिकॉर्ड किया जाए। तो वो रिकॉर्डिंग्स और जो जो मुनासिब हो, जहाँ पे फैमिलीज लोगों की ना आएँ या जहाँ पे औरतें ना आएँ, इस तरीके का मामला ना हो, मैं कोशिश करता हूँ उस तरह की कोई फ़िल्टर आउट करके तस्वीरें और वीडियोज़ जो हैं वो भी साथ में अटैच कर रहा हूँ। इनको देखिएगा
और मुझे उम्मीद है आपको इससे सीखने का मौका मिला होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उसको इसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई होगी, जो डिफ़ॉल्टर्स है बैंक के उनको ये पता चला होगा कि डिफ़ॉल्ट नहीं करना, क्योंकि अगर बैंक को डिफ़ॉल्ट करेंगे यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट, यू हैव टू देयर इज़ नो अदर चांस बट obviously that you have to return their money. Once you take money from someone, it's obligatory for you to return that money. There's no other chance. तो अब आप किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते, आपको उसको फेस करना पड़ता है। तो मैं जो हूँ ये सारी चीज़ें अटैच कर रहा हूँ, तस्वीरें वीडियोस आज के लगा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप एज पॉजिटिवली आप इस जेस्चर को देखेंगे और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। मुक्तसर सलीम एडवोकेट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।